इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स का। तो इसमें जो है आपको ये 1.5 घंटे का क्वेश्चन है और ये 50 नंबर कुल का है। इसमें आपको 30 एमसीक्यू दिया हुआ रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको 25 का उत्तर देना होता है। मैं आपको 30 क्वेश्चन बताऊंगा और ये वीडियो बनाने का मेरा मूल मकसद है कि आप लोगों को इस तरीका का क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो आप आराम से बना लें और आपके अच्छे से अच्छे मार्क आके आए और आपका मैथ काफ़ी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें आपको परिमेय संख्या बताना है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या रैशनल नंबर को बोलते हैं। तो रैशनल नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं बता देता हूँ कि वो जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और p और q दोनों के दोनों जो होता है p कॉमा q, ये दोनों जो है ये होता है पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ये आधा अधूरा नहीं, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक, और उसके बाद फिर q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर जो q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि √3 जो है वो ये रैशनल नंबर नहीं है और ये √2 भी रैशनल नंबर नहीं है। तो ये दोनों का अगर रैशनल नंबर नहीं है, अगर अपरिमेय संख्या है, तो दो अपरिमेय संख्या का घटाव जो है वो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये नहीं होगा आंसर। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे इसको तो √4 का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है और √25 का वैल्यू जो होता है वो अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो है 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 2/5। तो ये जो है आपका ये आंसर हो जाता है। बाकी में देखेंगे तो √7 जो है वो है अपरिमेय संख्या और √9 जो है वो 3 ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या और नीचे में अगर परिमेय संख्या होगा तो जो एक ये मूल है इसका p बाई क्यू, इसमें कहा गया कि दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें दोनों पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए कि √9 प्लस √8 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस ये देखिए 2 इंटू 2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 + 2 √2। तो यहाँ पे देखिए एक जो है वो परिमेय संख्या है और दूसरा जो है वो अपरिमेय संख्या है और लाना है हमको p बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये जो है और p बाई क्यू जो है वो दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो ये जो है नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 √2 जो है वो पूर्णांक नहीं है। पूरा वैल्यू जब देखते हैं, पूरा का पूरा अगर मान देखते हैं तो वो p बाई क्यू नहीं आ पाता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। यहाँ पे परिमेय संख्या पूछा जा रहा था, अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, जो ऊपर में जो बाकी जो बी के अलावा ऑप्शन है उसी तरीका से यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन जो होगा वो पूर्ण संख्या ये परिमेय संख्या का होगा और एक जो होगा वो होगा अपरिमेय संख्या का। तो यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्व करके। जैसे 64 का अगर रूट निकालते हैं तो वो होता है 8 और 81 का रूट होता है 9। तो ये देखिए ये पूर्णांक ये है दोनों 8 और 9 और ये परिमेय संख्या होगा। हमें निकालना है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे दूसरा देखिए तो 25 जो है वो उसका 5 होगा रूट। उसके बाद फिर 36 का जो है वो होगा 6। तो 5 6 11, ये जो है ये भी पूर्णांक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको इसके विपरीत लाना है। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे √9 जो है वो 3 हो जाएगा और -2। तो ये जो है एक, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 √3, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे गुना 3, तो ये हो जाएगा 9 √3। तो 9 √3 जो है ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है अब देखिए यहाँ पे ये वाला आंसर होगा लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो p बाई क्यू के फॉर्म में अगर देखें तो ये p जो है वो पूर्णांक नहीं है। 9 तो पूर्णांक है लेकिन गुना 3 है, √3 है, तो वो पूर्णांक नहीं है, यानी कि डी आपका आंसर होगा। उसके बाद फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या किया गया है कि आपको गुना करने का करके और उसके बाद फिर आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे मान निकालेंगे, √5 और √3 जो है ये दोनों को गुना करते हैं, √5 प्लस √3, ये दोनों को गुना कर रहे हैं। तो ये देखिए ये किस फॉर्म में है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में a-b गुना a+b। और ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है।
तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये जो है दोनों को लाएंगे तो 5 माइनस 3 बराबर 2, तो 2 हमारा आंसर होगा, यानी कि सी इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 जो है वो कैसे है कि इसमें दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे अगर √2 को a माने और √3 को b माने तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में बताता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे √2 दिया हुआ है तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो a क्या है हमारे लिए, √2 और b है √3। ठीक है, तो a √2 और b जो है वो √3 है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर इक्वल टू करते हैं तो ये √2 का स्क्वायर 2, फिर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2, और ये देखिए √2 और √3 दोनों का दोनों जो है रूट के अंदर मिला सकते हैं, तो गुना करके आएगा √6, तो ये हो जाएगा 5 प्लस √6, ये आंसर होगा। तो 5 प्लस √6 देखिए कहीं पे होगा, 5 प्लस सॉरी 2√6 है तो यहाँ पे 2 भी होगा, तो 5 प्लस 2√6 ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये 5वां क्वेश्चन, इसमें परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे होता है, इसका वैल्यू कैसे लाते हैं, तो वैल्यू लाने के लिए क्या है कि ऊपर नीचे हम लोग सेम नंबर से गुना कर देंगे, तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, इसको और सिंपल भाषा में लिखने के लिए ऊपर और नीचे में गुना करेंगे नीचे वाले अंक से थोड़ा सा चेंज करते हुए। तो नीचे में क्या चेंज करेंगे, √3 प्लस 1 ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख देंगे √3 माइनस 1। ठीक, और ऊपर में भी √3 माइनस 1, दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम चीज होगा गुना, तभी ना ये दोनों को काट देंगे, तो ये अगर काट देते हैं तो एक बचता है, एक से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे √3 माइनस 1 लिखा मैंने। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ये दोनों से गुना करेंगे तो ये वाला जो है ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ये देखिए ये वाला जो है फॉर्मूला यहाँ पे वापस से लगेगा, तो ये हो जाएगा नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, और ऊपर में देखिए √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों गुना होकर के पावर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे √3 का माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला a माइनस बी था, a प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए a जो है वो √3 है और b जो है वो 1 है, तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग अगर ओपन करते हैं तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3, फिर प्लस यहाँ पे भी है प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस, फिर 1, फिर माइनस 2 इंटू √3, मतलब गुना √3 और गुना 1 बटा, नीचे में देखिए तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1। ठीक है, अब ऊपर में जोड़ते हैं तो 3 1 4 माइनस 2√3, ये हो गया और नीचे में हो गया 2। अब देखिए ये जो है ये आपको आंसर में नहीं मिलेगा, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर में जो है, ऊपर में अगर 2 को हम लोग बाहर निकालते हैं, कॉमन करते हैं, तो ये 2 बचता है अंदर में, ये वाला में 2 ही बचेगा, 2 अगर इसमें से निकाल लेते हैं, 2 गुना 2 है तो, और यहाँ पे से भी 2 निकाल लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ √3, तो माइनस √3 और बटा में 2 है, तो ये 2 2 अगर कट कर देते हैं तो आएगा आंसर हमारे पास 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ये आंसर हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 ये आंसर है। उसके बाद फिर हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 16√6 और ये जो है डिवाइडेड बाई 4√3, यानी कि भागा देना है, तो भागा देना है तो काफ़ी सिंपल है, 16√6 भागा में दे दीजिए 4√3, तो ये क्या होगा, 16 देखिए 4 से काटते हैं तो 4 चौको 16, तो 4 ऊपर में बचा, और ऊपर में जो है √6 को जो है आप ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना √3, तो यहाँ पे नीचे में भी √3 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 4 ऊपर में है, फिर है √2, इसको अलग करेंगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है √2 और √3, और नीचे में है √3, तो √3 से √3 कट गया, तो आपके पास बचेगा
4√2। तो 4√2 हमारे पास आंसर आ गया, तो ये जो है बी इसका आंसर होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। तो 7वां में आपको जो है आपको दिया हुआ है कि यदि समीकरण पाई एक्स प्लस वाई बराबर 29 है, ये एक समीकरण दिया हुआ है आपको, ठीक, जिसको अंग्रेजी में इक्वेशन बोलते हैं। और उसमें बोला जा रहा है कि x के जगह पे आपको 7 रखना है और पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है। मतलब अगर x हट जाएगा तो उसके जगह पे 7 आ जाएगा। तो ये वाला बनाते हैं हम लोग, और पाई जो है पाई हटेगा तो 22/7 आएगा। तो हमारे पास पाई का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू आ गया, तो बचा क्या, y। तो y का वैल्यू ही हमें निकालना है। तो पाई का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 22/7 और x का वैल्यू है 7। तो जो जिसका इसका मान दिया हुआ है आपको वो लिखते जाएंगे, प्लस वाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वाई का मान नहीं दिया हुआ है, बराबर 29। ये आ गया। तो 7 को अगर काट देते हैं तो उसके बाद बचता है 22 प्लस वाई बराबर 29। और यहाँ पे और होता है, अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और y बराबर 29 माइनस 22, ये जो है तो आपके पास आ जा रहा है y बराबर 7। तो ये 29 - 22 कैसे हुआ, 22 अगर इस तरफ जाता है तो इसका साइन चेंज होता है, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इससे हमारा y का वैल्यू जो है वो 7 आ जा रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आपको दिया हुआ है कि x माइनस 2y बराबर 4 का एक वैल्यू निकालना है, एक सॉल्यूशन निकालना है कि इसका हल क्या होगा। तो आपको दिया हुआ है समीकरण, इसको हिंदी में देखिए, समीकरण x माइनस 2y इक्वेशन जो है दिया हुआ है आपको, इसका एक हल निकालना है। तो इसका हल निकालेंगे तो कैसे होगा, हल तब निकलता है जब x और y का वैल्यू हम लोग ऐसा कुछ रखें कि जो ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है RHS, ये होता है राइट हैंड साइड। तो ये वाला जो है LHS और RHS बराबर हो जाना चाहिए। तो LHS में देखिए कि हम लोग ऐसा कुछ वैल्यू रखना है जिससे ये दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि एक तरफ तो 4 दिया हुआ है, तो हम लोग LHS में वैल्यू रख करके ये वाला देख लेते हैं, फिर ये फिर ये फिर ये कि कौन सा वैल्यू रखते हैं तो 4 आ जाएगा, क्योंकि RHS तो 4 है ही। तो x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं और माइनस 2y, तो 2 और y के जगह पे देखिए यहाँ पे 0 है, ये x होता है और ये y होता है, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। तो ये बराबर आ जा रहा है 2। ये इसमें 2 से ये तो गुना कर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, ये सिर्फ 2 बच रहा है। ठीक, तो ये वाला पहला नहीं होगा। उसके बाद देखिए 0,2, तो x के जगह पे हम लोग रख देते हैं 0। ठीक है, और y के जगह पे हम लोग रखते हैं, ये बेसिकली x माइनस 2y है, ये कैसे होगा, x को हम लोग 0 रख रहे हैं, y को रख रहे हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 यानी कि ये हो गया 4 और ये माइनस है तो -4। तो -4 क्या 4 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 4,0 दिया हुआ है एक, तो इसमें ये ट्राई करते हैं कि x के जगह पे हम लोग 4 रख देते हैं और y की जगह पे हम लोग 0 रख देते हैं, तो 2 गुना 0। तो यहाँ पे ये आ गया। तो इसमें अगर वैल्यू लाएंगे तो 4 आ रहा है, क्योंकि ये 2 गुना 0 0 हो जाएगा तो 4 आ गया, तो वो RHS के बराबर है। तो हमारे पास सी आंसर आ जाएगा। तो अभी तक आपके 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद फिर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि एक समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस के बराबर 2y। उसके बाद में यदि x और y का मान क्रमशः 3 और 2 है, तो x जो है वो हो जा रहा है 3। ठीक है, x आपको 3 रखना है और y रखना है आपको 2। तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो k का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए x बता दिया, y बता दिया, आपको k का मान निकालना है, जैसे पीछे में y का निकालना था। तो यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, 3 x की जगह पे हम लोग को रखना है ये वाला। ठीक है, तो x3 और y वाला देखिए ये भी रखना है। तो y का वैल्यू यहाँ पे -k हो आ गया और y के जगह पे आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो y है 2। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 3 तिया 9 और -k और 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पे या लिख देंगे या फिर और लिखेंगे, फिर यहाँ पे या, उसके बाद फिर जो 9 है उसको एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे -k बचा, यहाँ पे 4 बचा और इस तरफ जाएगा तो 9 इधर पॉजिटिव का है, इधर निगेटिव हो जाएगा, तो 4 -9। तो ये हो जाएगा -k बराबर -5। 4 में से 9 घटेगा तो -5 आएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस दोनों है तरफ है, तो माइनस माइनस अगर दोनों तरफ है तो ये दोनों तरफ कट जाएगा ना, ये प्लस में बदल जाएगा। तो 100 के बराबर 5।
तो k बराबर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है कि बिंदु -1,0 स्थित है। तो ये आपको ग्राफ का क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे करेंगे, ये जो है आप ग्राफ में देखिए, ग्राफ में देखेंगे तो आपको बोला जा रहा है कि -1 और ये, तो देखिए ग्राफ में अगर हम लोग छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद इधर 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये y डैश होता है और यहाँ पे x डैश लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर दूसरे तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इधर तो 0 एक बढ़ते चला जाता है, इधर घटते चला जाता है, तो -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, और उसके बाद मतलब घटते चला जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकली बढ़ते जाएगा अगर उसको हम लोग माइनस को हटा देंगे तो। और ऊपर में जाएंगे तो 0 से ऊपर तो y भी बढ़ते जाएगा, तो ये 1, फिर ये 2, और नीचे में देखिएगा तो ये जो है -1, 0 से नीचे -1 -2 ऐसे घटते चला जाएगा। तो हम लोगों को x का वैल्यू जो है वो -1 है और y का वैल्यू जो है वो 0 है। तो देखिए x का वैल्यू -1 ये वाला पॉइंट है और y का वैल्यू 0 है, तो y जो है वो 0 यहाँ पे होगा, तो इसी के सामने होगा, यानी ये वाला पॉइंट जो मैं इसमें बड़ा सा बिंदु हो गया, ये वाला पॉइंट जो है ये -1,0 है। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, देखिए पहला दिया हुआ है x अक्ष पर, तो ये x अक्ष ही है, x एक्सिस या x अक्ष ये वाला है, इसी पे है ना, इसी पे ये है, तो ये स्थित जो है वो x अक्ष पे है, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी फिर 11वां क्वेश्चन नंबर है, ये भी उसी तरीका का है, बिंदु -2, -3 कहाँ है स्थित। तो यहाँ पे देखिए x बराबर -2 है और y बराबर -3 है, तो x बराबर अगर -2 है तो यहाँ पे होगा, और y जो है वो 3 है, तो 3 कहाँ, 3 तो ऊपर होना चाहिए, -3 सॉरी, तो नीचे होना चाहिए, -1 -2 -3, तो -3 यहाँ पे है, और अगर इसके सामने में जाएंगे तो यहाँ पे बन रहा होगा, है ना, ये वाला बन रहा होगा, तो ये हो गया -2, -3। तो ये देखिए ये होता है पहला, ये पहला प्रथम पाद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा होता है। तो ये कौन से पाद में है, तो ये जो है तीसरा तृतीय पाद में है, तो ये बी इसका आंसर होगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी, नो 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 नॉट ये, यहाँ पे बी नहीं, तृतीय पाद में, तो तृतीय पाद जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें देखिए कि आपको दिया हुआ है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो आपको एक आधार दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। एक आधार दिया हुआ है, ठीक है, एक आधार मान लीजिए कि ये ए बी है, और ये आधार पे कहा जा रहा है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं, तो इसके समांतर एक और रेखा है, ठीक है, लंबा सा रेखा होगा कुछ, के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज होगा ऐसा, जिसमें जो चतुर्भुज का जो दो साइड होता है आमने सामने की भुजा, वो समांतर होती है। समांतर मतलब ये देखिए ये और ये भुजा जो है इसके बीच में हमेशा दूरी जो है ये लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है, ये जो दूरी है हमेशा बराबर होगी, ये अगर डी होगा तो ये भी डी होगा। उसी तरह से अगर इस वाले पे देखिएगा तो ये दूरी जो है ये मान लीजिए कि कुछ भी है डी डैश है, और ये वाला भी डी डैश है, तो ये दूरी भी हमेशा बराबर होगा, आप कितना भी बना लीजिएगा सारा बराबर होगा, तो इसी को बोलते हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा से समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज यानी कि दो रेखा, सामने वाली रेखा जो है वो समांतर होनी चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। तो ऐसा में क्या होता है, आपको पूछा जा रहा है इसके क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, परिमिति होता है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्र परिमिति, परिमिति का जो है परिमिति तो अलग अलग शायद हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें तो वो अलग भी हो सकता है, कि मान लीजिए कि हम ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं फिगर को, अगर ऐसे बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये लंबाई बढ़ गया, ये लंबाई काफ़ी बढ़ गया, जबकि ये जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो ये जो है आधार वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन ये जो है ये हम लोग टेढ़ा करते चले जाते हैं तो ये लंबाई बढ़ते चला जाता है, तो यानी कि परिमिति जो है पेरीमीटर वो बढ़ेगा नहीं। उसके बाद आयतन, आयतन एक 2D फिगर का नहीं होता है, ये जो है
चतुर्भुज के बात हो रहा है यहाँ पे, तो चतुर्भुज में आयतन होता ही नहीं है, उसका वॉल्यूम होता ही नहीं है, वॉल्यूम होता है 0, क्योंकि उसका कोई ऊंचाई नहीं होता है, वो एक 3D फिगर नहीं है। तो ये जो है इसका क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है। तो आप कैसे भी दिखेगा, तो ये जो पहला फिगर बना, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए ये जो बना चतुर्भुज, और दूसरा चतुर्भुज देखिए, दूसरा चतुर्भुज जो है वो ऐसे, ये वाला, सॉरी ये नहीं, दूसरा चतुर्भुज जो है हमारे पास ये वाला बना, ये देखिए पीला कलर से, ठीक है। तो ये दो चतुर्भुज जो बनेगा, ये दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा ए। तो हमारा जो है ए आंसर है, ए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काम देगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, जैसे ऊपर में समांतर चतुर्भुज है वैसे ये भी समांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है। ए बी सी डी में ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी है, ए बी सी डी है, उसमें ए ई और डी सी जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये जो है लंबवत है, ए जो है वो डी सी का लंबवत है और सी एफ जो है वो ए डी का लंबवत है। और उसमें दिया हुआ है ए बी का लंबाई और ए का लंबाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी डी है, समांतर चतुर्भुज है, समान अंतर होगा, ये वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर लेता हूँ। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब इसमें कहा जा रहा है ए ई परपेंडिकुलर टू, ए ई लंबवत है डी सी के, तो ए ई है डी सी के लंबवत, तो ए ई, ये देखिए ए ई जो है वो लंबवत है डी सी के। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि सी एफ जो है वो ए डी के लंबवत है, सी एफ, तो सी से एक एफ पे लंबवत डालते हैं, तो ये जो है ये आपको दिया हुआ है कि लंबवत है ए डी पे, तो ए डी पे एक लंबवत हो गया सी एफ, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ए बी का जो लंबाई है, ए बी का लंबाई है 16, उसके बाद 16 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर ए ई का लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है, तथा सी एफ भी दिया हुआ है आपको, सी एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में है। तो ए डी बराबर, ए डी आपको निकालना है, ए डी का लंबाई निकालना है, ठीक है। तो ये लंबाई निकालना है, तो इसमें जो है हम लोगों को, जैसे कि इसमें जो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जो ये ए बी सी डी बन रहा है, ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी को अगर हम दोनों तरीका से अगर देखें, कि अगर मान लीजिए कि इसको इसको बेस मान लेते हैं ए बी को, ठीक है। तो ए बी को बेस मानते हैं, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा एरिया या क्षेत्रफल, मैं लिख देता हूँ क्षेत्रफल, आपको आसानी होगा। तो क्षेत्रफल जो है वो ए बी सी डी का दो तरीका से लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, एक होगा ए बी का लंबाई इंटू जो ये जो है ए ई उसका लंबाई, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल होता है, ये किसके बराबर होता है, ये दोनों जो है ये क्षेत्रफल हो गया अगर, तो इसके बराबर एक और हो सकता है कि अगर हम लोग ए डी को अगर बेस मान लेते हैं, तो ए डी हो गया, और इसके लंबवत क्या हो गया, वो सी डी हो गया। तो ये जो है आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, क्षेत्रफल इसका समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, चतुर्भुज का जो होता है वो होता है बेस गुना हाइट, ठीक है। तो बेस यानी आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार गुना ऊंचाई हो गया, तो ए बी और ए ई है, तो ए बी और ए ई को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ए बी का जो हम लोग को मान पता है 16, और ए ई जो है वो हाइट है, ए ई जो है वो ऊंचाई है, तो ए ई का है 8, और वो किसके बराबर है, ए डी गुना एफ सी के। ए डी का हाइट हम लोग को नहीं पता है, तो ए डी को जस का तस छोड़ देंगे,
और उसके बाद फिर ए डी गुना एफ सी, यहाँ पे एफ सी होगा, एफ और सी। तो एफ सी है, तो एफ सी का हाइट हम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो गया। तो ए डी जो है वो हो जाएगा 16 गुना 8/10। तो ये 10 को अगर काटते हैं तो 10 का 5, यहाँ पे 8, और ये हो जाएगा 64/5। तो 64/5 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा अगर इसको काटते हैं तो ये 12 दशमलव समथिंग आएगा। अगर इसको काटिएगा तो ये आएगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 12.8। ठीक है, तो 12.8 आया, तो 12.8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 4x माइनस 9 बराबर 0 का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब x का क्या वैल्यू रखा जाए कि ये जो है इस तरफ में जीरो जैसे दिया हुआ है तो ये भी पूरा जीरो हो जाए, 4x² माइनस 9 भी जीरो हो जाए। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे 4x² माइनस 9 बराबर 0 है तो इसको बराबर में 0 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे कि 9 को दूसरे तरफ ले जाएंगे आर एच एस की तरफ, तो 4x² इक्वल्स टू 9। उसके बाद फिर आप यहाँ पे यह लिखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे x² बराबर 9/4 होगा, क्योंकि ये 4 गुना में है तो भाग में आ जाएगा दूसरे तरफ जाएगा तो। और फिर अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये इसको रूट में कन्वर्ट कर देगा 9/4 को, और इसके पहले प्लस माइनस, क्योंकि क्यों होगा प्लस माइनस, क्योंकि अगर तीन यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसका अगर प्लस का भी अगर स्क्वायर करेंगे, प्लस का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। जैसे देखिए अगर -2 है, इसका अगर स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है, और फिर अगर सिर्फ 2 अगर है, सिर्फ 2 है, -2 नहीं है, इसका भी स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। तो अगर 4 का अगर हम लोग रूट करेंगे तो ये मतलब ये जो है अगर ऐसा है तो ये, अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं, x² बराबर 4 लिखा हुआ है तो x जो है वो होगा, चलिए मैं इसको आपको थोड़ा और सही से लिख के बताता हूँ। अगर x² बराबर 4 है तो x होगा प्लस माइनस 2, ये होगा क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको आ रहा है। तभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ये वाला जो है ये प्लस माइनस के साथ में, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है इसको अगर हम लोग और इसको लाएंगे तो √9 जो होता है वो 3 हो जाता है, और √4 जो है वो 2 हो जाता है। तो ये प्लस माइनस 3/2, तो प्लस माइनस 3/2 यानी कि सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जवाब देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में देखिए, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 और 24 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल है। तो समचतुर्भुज यानी कि रम्बस, समचतुर्भुज यानी देखिए ऐसा है, एक समानांतर चतुर्भुज है इसका सारा भुजा बराबर है। जैसे कि मान लीजिए कि ये डी है तो ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है, ये ए बी सी डी है, तो सारा का सारा जो इसका भुजा है वो बराबर होगा। और समचतुर्भुज हम लोग पहले पढ़े, समानांतर चतुर्भुज सॉरी, तो समानांतर चतुर्भुज पढ़े, तो समानांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि समचतुर्भुज यानी कि सारा जो इसका साइड है, सारा जो इसका आ, ये क्या बोलते हैं इसको, सारा जो इसका भुजा है वो बराबर होगा। ठीक है, तो सारा भुजा बराबर है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है, अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल यानी कि विकर्ण, विकर्ण मीन्स डायगोनल, तो डायगोनल जो दिया हुआ रहता है तो डायगोनल इसका जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे काटा, तो अभी आपको जो है विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये छोटा वाला होगा तो 16 सेंटीमीटर ये वाला, और ये 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है क्षेत्रफल ऑफ ए बी सी डी बराबर हाफ
1/2 गुना D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। ठीक है, D1 क्या है पहला विकर्ण और D2 क्या है दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पे हाफ, D1 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 16 और D2 का वैल्यू दिया हुआ है 24। ठीक है, तो 2 8 16। अब 24 को 8 से गुना कर दीजिए। तो 24 को 8 से यहाँ पे गुना करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 24 इंटू 8। उसके बाद फिर ये 8 चौको 32 और 8 दूना 16 3 19 192। तो 192 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी इसका आंसर है। अब देखिए द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज सेड टू बी, जो है सबसे लंबी जीवा कहलाती है क्या एक वृत्त में। तो देखिए सबसे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से आपको 1 नंबर दिला देगा। अगर ये क्वेश्चन कहीं भी आता है तो आपको 1 नंबर पक्के है। तो एक ये सर्कल है, एक वृत्त है, वृत्त में होता है रेडियस, ठीक है, यानी त्रिज्या। ठीक है, ये ओ सेंटर हुआ, ओ इसका केंद्र बिंदु। और उसके बाद फिर देखिए इसका जो ये जीवा जो होता है, जीवा इसको बोलते हैं जो उसके परिमिति पे दो जगह पे छुए अंदर से, तो उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे जीवा। ठीक है, अब जो है ये जीवा सबसे बड़ा कहाँ होगा, अगर वो सेंटर से जाएगा, अगर वो केंद्र से जाएगा, और इसी को बोलते हैं व्यास। ठीक है, इसी को बोलते हैं व्यास। और इसका लंबाई जो होता है इधर भी आर और इधर भी आर, यानी कि 2r, 2r इसका लंबाई होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा ऊपर में साफ कर लेते हैं, आसानी होगा लिखने में। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये डी तो सही था। अब देखिए इसमें दिया गया है किसी वृत्त की चाप। तो वृत्त की चाप जो है वो ये होता है, यहाँ पे मैं अलग कलर से करता हूँ, आपको आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये जो है, अगर हम ये दो जगह पे कट करते हैं एक चाप से, तो ये जो है ये चाप कहा जाता है, वृत्त का चाप। उसके बाद फिर उसके संगत जीवा, उसके संगत जीवा, जीवा मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि ये जो है ये जीवा होता है। तो इससे घिरा क्षेत्र कहलाती है। तो इससे घिरा क्षेत्र जो है वो क्या कहलाएगा, यानी कि क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र का बात हो रहा है, तो ये वाला क्षेत्र का बात हो रहा है। तो ये क्षेत्र को बोलते हैं वृत्तखंड। ये जो है ये वृत्तखंड है। और इसके बाद फिर ये बहुत आसान है, ये भी ऊपर, ये भी वृत्तखंड है और ऊपर वाला भी वृत्तखंड है। तो ये बड़ा वाला वृत्तखंड और ये छोटा वाला वृत्तखंड। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है कि कौन सा खंड बनेगा, तो ये वृत्तखंड है बस। ठीक है, अब देखिए 18वां क्वेश्चन में है कि वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 7y बराबर 4। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन यानी कि समीकरण दिया हुआ है, उसमें आपको LHS दिया हुआ है, इधर RHS दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो था, वो क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये ऐसा ही समीकरण दिया हुआ था जिसमें एक हल निकालने को कहा गया था। इसमें भी देखिए RHS जो है वो 4 है, और इस वाले प्रश्न में भी समीकरण का जो RHS है वो 4 ही है। ठीक है, तो हम लोग LHS देखते हैं। LHS में रखेंगे x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू, x का वैल्यू y थी 5 है और y का वैल्यू 3 है, तो इसको हम लोग रखेंगे। और उसके बाद निकालेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे हमारा RHS जो है वो 4 आ जा रहा है। ठीक है, तो LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर 5x माइनस 7y, ये है। अब 5x का वैल्यू क्या है, पहला में 5 और y का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू 3 लिख दिए, तो 5 बचे 25 और 7 या 21, ये जो है दोनों को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये 4 हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, यानी कि ए हमारा आंसर होगा, ये ही हल है। ठीक है, उसके बाद देखिए द रीजन सराउंडेड, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं। किसी वृत्त की चाप, वृत्त की चाप जो है वो देखिए, वृत्त की चाप ये वाला हुआ वृत्त की चाप, और इसमें क्या कहा जा रहा है, तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र कहलाता है। तो जैसे कि एक और फिगर मैं बना देता हूं, ये देखिए ये एक वृत्त हुआ, उसका एक चाप हुआ, चाप मैं अलग कलर से करता हूं। देखिए ये मान लीजिए कि चाप हुआ उसका यहाँ से यहाँ तक। अब ये इसमें कहा जा रहा है तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा,
घेर देना है दो त्रिज्या से। तो ये सेंटर है, मान लीजिए ये वाला नहीं, गलत लग रहा है, तो ये वाला सेंटर से यानी कि केंद्र से त्रिज्या खींच दिया गया, तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, दोनों के दोनों त्रिज्या है। तो इससे घिरा हुआ जो होता है ये क्षेत्रफल जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड सेक्टर। तो ये हमारा इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, सी इसका आंसर है। उसके बाद फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हम लोगों को हल करना है। तो इसका क्या करना है, इसको बेसिकली गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो जो बीच वाला है उसको ऐसा तोड़ते हैं कि इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो उसका जोड़ के बराबर हो। तो देखिए जैसे 12 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, तो ये जो है 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा लाना है कि 7 आ जाए, इन इसका गुणनफंड का योग 7 आ जाए, दो गुणनफंड करेंगे और उसका योग जो है वो 7 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 4, गुना 3, ऐसे अगर बांट दिए तो 4 और 3 हो गया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, 4 और 3 7x प्लस 12, है ना, प्लस 12 हो गया। यहाँ पे मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको आसानी होगा देखने में। तो ये जो है ऐसा हो गया। अब इसको अगर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो x कॉमन ले लेते हैं, x को बाहर निकालते हैं ये वाले से, तो x आया, तो यहाँ पे एक x बच गया और उसके बाद फिर 4 हो गया, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 3 बाहर निकाल लेते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं तो 3 आ गया, और फिर अंदर में बचा x और यहाँ पे बचा 3 गुना 4, तो 3 तो बाहर आ गया है तो 4 बचा, तो यहाँ पे 4। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x प्लस 4 को कॉमन है और फिर एक और हो गया x प्लस 3, तो x प्लस 4 और x प्लस 3 ये वाला जो है यही आंसर होगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। इसी तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 21 में जो दिया गया है वो देखिए, किसी वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग जीवा पढ़े थे, ठीक, ये जो है जीवा है। तो किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आपको वृत्त की जीवा और तथा त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, तो जीवा जो है हम लोग फिर से एक और फिगर बना लेते हैं, इसमें आसानी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हम लोग फिगर बनाते हैं, चित्र बना लिए। उसके बाद फिर ये वो जो है इसका केंद्र हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये जो है आपको त्रिज्या की लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबाई। उसके बाद नो 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 नो, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे त्रिज्या का लंबाई जो है पहले जीवा की लंबाई दिया गया, तो जीवा जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए ये जो है जीवा हो गया, इसको ए बी कर देते हैं, तो जीवा जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें जो ये वाला है इसको अलग मानना है। त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्रमशः दिया हुआ है, तो पहला वाला पहला का, ये वाला इसका। ठीक है, और ये जो है ये होगा। उसके बाद फिर त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है तो इसके केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी क्या है। तो इसके केंद्र, ये केंद्र है, तो यहां से केंद्र से इस जीवा की दूरी क्या है, लंबवत दूरी पूछ रहा है। लांबिक दूरी मीन्स लंबवत दूरी। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो अगर यहां से लंबवत दूरी अगर करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जब लंबवत अगर केंद्र से खींचते हैं तो ये जो जीवा है उसको ये दो हिस्सों में बांट देगी, ये 8 सेंटीमीटर और इधर भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जीवा जैसे ही हुआ तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बचा बटा, और फिर ये वाला हमको 10 सेंटीमीटर पता है, ये वाला भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर पता है, और ये जो है ये हम लोगों को निकालना है। ये तीनों को जोड़ने पे ये बन रहा है क्या, ओ ए, और मान लीजिए ये डी है, तो ओ ए डी एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बन जा रहा है। तो वो त्रिभुज जब बनता है तो उसमें तीसरा भुजा हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सामने वाला जो भुजा भुजा होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस
को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण अगर पता है और आधार पता है तो इसकी ऊंचाई भी पता चल जाएगी। उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी क्या है? ये लंबवत है, लंबवत दूरी, ठीक है, ये लंबवत जो है ये वाला। उसके बाद फिर बी क्या है? ये आधार हो गया, तो ये आधार, और ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो एच हम लोगों को पता है 10 है, तो 10 का स्क्वायर। उसके बाद फिर ये जो है आधार है वो 8 का स्क्वायर। उसके बाद फिर पी स्क्वायर हमें निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। तो 10 कहाँ 100, माइनस 8 8 है 64, अगर इसको इधर लेंगे तो 64 हो जाएगा, एक बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर आ जा रहा है 36। तो पी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 36 का रूट अंडर या प्लस माइनस 6। तो माइनस का 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो कभी भी निगेटिव में वैल्यू नहीं हो सकता लंबाई, तो प्लस 6 होगा, तो प्लस 6 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर का आंसर है बी, ठीक है। अब इसमें 22वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घनाभ में कोरों की संख्या है। तो एक घनाभ दिया हुआ है आपको। घनाभ क्या होता है? देखिए, एक घनाभ होता है ऐसा, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो, और वो जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ठीक है, यही इसका होता है। तो ये देखिए, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया। तो ये इसमें एक घनाभ दिया हुआ है, तो इसके कितने कोण हैं? तो कोण कितने हैं ये बताने के लिए कहा जा रहा है। कोण मतलब एजेस। तो कोण किसको कहते हैं? कोण इसको बोलते हैं, कोण इसको बोलते हैं, फिर कोण इसको बोलते हैं, यानी कोना। कितने सारे कोना होगा? तो इसमें देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 होगा, यानी कि 8 आंसर सी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में दिया हुआ है, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इस वाले पुराने वाले घनाभ में ही मान लीजिए कि लंबाई जो है वो 2 दिया हुआ है, चौड़ाई जो है वो 3 दिया हुआ है, और ऊंचाई जो है वो 4 दिया हुआ है। तो इसका जो है वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन कितना होगा? तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आयतन किसका? तो घनाभ का। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई देखिए 2, उसके बाद फिर चौड़ाई है 3 और ऊंचाई है 4, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 4, तो 2 तिया 6, 6 चौको 24, तो 24। और ये 24 कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर सभी में होगा, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो 3 बार सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर का पावर 3। तो क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को लिखते हैं 24 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं इस तरीका से। तो 24 घन सेंटीमीटर, ठीक है, या क्यूबिक सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। तो बी इसका आंसर हो गया। अब देखिए, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहा जाता है। अब देखिए, हम लोगों के पास घनाभ है, अगर मान लीजिए कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका तीनों बराबर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे घन, यानी कि क्यूब, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया, इसका आंसर डी। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग एजेज 6 सेंटीमीटर एज। तो इसका आयतन पूछा जा रहा है, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? आयतन घन। देखिए, अब यहाँ पे पुराने वाले में देखते हैं, तो आयतन घनाभ था लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों घन में बराबर होता है, यानी कि मान लीजिए कि लंबाई जो है वो है ए, फिर चौड़ाई भी है वो भी ए है, और ऊंचाई है वो भी ए है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। और ए क्यूब, तो ए आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक किनारे का लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब, तो 6 छक 36, 36 छक्का 216,
तो यहाँ पे 216 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में दिया गया है घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। ठीक है। तो घनाभ में जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे थे, क्वेश्चन नंबर 22 में, तो 22 में हम लोग घनाभ देखे थे। तो घनाभ में देखे थे कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का बराबर होना कोई निश्चित नहीं है। ठीक, वो होना नहीं चाहिए तभी वो घनाभ होगा। तो इसमें देखिए कितना ये है, कितने साइड से घिरा हुआ है, कितना फेस से, फेस मतलब पृष्ठ, पृष्ठ से घिरा हुआ है, मतलब कितना पेज अगर एक ये लें, अगर एक घनाभ लें तो उसमें मतलब उसको कम से कम कितना बार मतलब ये ढकना पड़ेगा। तो ये जो है ये पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ इधर से, फिर एक पृष्ठ इधर से, फिर एक पृष्ठ इधर से, मतलब जितना वही हम लोग कर रहे हैं, एक ये ऊपर वाला तो एक नीचे वाला, फिर एक दाहिने वाला तो एक बाएं वाला, और एक इस साइड वाला तो एक उस साइड वाला, तो यानी कि छः छः इसमें पृष्ठ होंगे। घराम में आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं, तो छः। ठीक है। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आयताकार ही हो, लेकिन आयताकार यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लोग मानेंगे कि आयताकार है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो बेस है और हाइट है वो बराबर हो और लंबाई जो है वो बराबर नहीं हो। लंबाई जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें से दो अगर बराबर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसा होगा कि ये जो है ये बराबर नहीं है। मतलब ये वाला जो है ये मान लेते हैं कि 10, तो ये वाला तो बराबर है, तो ये हो जाएगा वर्ग। तो हम लोग वर्ग नहीं देखेंगे, वर्ग भी एक आयत का, आयत ही टाइप का होता है, तो वही हम लोग करेंगे। तो ये जो है इसका आंसर बी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अब 27 में क्या है, यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4 और 3 मीटर है। ठीक है। कमरे की ऊंचाई आमतौर पे 3 मीटर होती है, 3 मीटर यानी कि 10 फीट। ठीक है। तो इसका जो है 5, 4 और 3 तीनों अलग अलग है, यानी कि एक ये घनाभ बन रहा है। तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि अब देखिए ऐसे रूम है, तो ऐसे रूम होगा, ये कनेक्टेड होगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसमें ऊपर और नीचे का नहीं बोल रहा है, छत का नहीं बोल रहा है, छत का भी नहीं और जमीन का भी नहीं। ठीक, जमीन और छत दोनों छोड़ देना है। तो चार, ठीक, ये बचता है, चार साइड बचता है, चार पृष्ठ बचता है। तो चार पृष्ठ को कैसे करेंगे, तब देखिए जो लंबाई दिया हुआ वो 5 है, जो चौड़ाई दिया हुआ वो 4 है, और जो ऊंचाई दिया हुआ वो 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला एक जो ये और ये फेस जो है, ये जो पृष्ठ है ये दोनों बराबर होगा। तो और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 4 गुना 3, क्योंकि ये आयत है। तो आयताकार क्षेत्र है, तो आयताकार क्षेत्र का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 गुना 3, तो 4 तिया 12, और दो है तो दो वो ये है, दो पृष्ठ है, ये एक इधर एक इधर, तो 12 गुना 2 यानी कि 24। ठीक है। अब दूसरे तरफ देखते हैं कि दूसरा जो ये वाला दीवार है, ये वाला दीवार में लंबाई जो है वो 5 है, और जो ऊंचाई है वो तो बराबर 3 ही होगा। तो यहाँ पे ये वाला और फिर इस तरफ भी है ना, ये दोनों का आपको लंबाई और चौड़ाई पता है। तो ये होगा 5 गुना 3, और फिर 2 से गुना भी होगा, यहाँ पे भी ऊपर में 2 से गुना हुआ, तो ये भी 2 से गुना होगा। तो 5 से 15 गुना 30। ठीक है। ऊपर में हुआ था 24 और ये 30, 24, 30, 54, तो ये 54 वर्ग मीटर। जो ये है ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसमें वर्ग मीटर में आ रहा है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अगर किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन जो होता है उसमें सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होता है, और उसमें कितने पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ होते हैं, है ना। एक ऊपर, एक नीचे, एक दाहिने, एक बाएं, और एक आगे और एक पीछे, तो 6 साइड होता है। तो हम लोग इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, पूरा जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 6a² अगर साइड का लेंथ a है तो ये आपको दिया हुआ है, ये पूरा का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसके कोण की लंबाई निकालनी है, यानी कि ए निकालना है।
तो यहाँ पे कैसे होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 96/6 यानी कि 16, 6 से 16 बार में कट जाएगा। और ए जो है वो हो जाएगा √16 प्लस और माइनस दोनों का। तो हम लोग प्लस काउंट करेंगे और माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में हो ही नहीं सकता लंबाई। ठीक है, तो ए जो है वो हो जाएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो 29 में क्या हुआ है, 2 cubes of edge 7 centimeter are joined end to end to form a resulting cuboid। आपको कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को, घनों यानी कि उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होगा, को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की। तो अगर दो को जोड़ेंगे, दो घन को जोड़ेंगे तो घनाभ बन जाएगा। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो आप समझिए कि अगर ये है एक क्यूब यानी कि घन, ठीक है, अगर आगे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा और एक और जोड़ देंगे तो ये ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ चित्र बनेगा। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इसका 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सब 7 है ना, 7 सेंटीमीटर है। अब इसका जो है आपको कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण निकालना है। तो क्या होगा, ऊपर वाला चेंज होगा, ऊपर और नीचे का और आगे और पीछे का। ठीक, ये वाला और ये वाला चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये वाला निकालते हैं तो ये 2 बनेगा, तो जिसका होगा एरिया 7 × 7, एक वर्ग बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये वर्ग बन रहा है, तो 7 × 7 49, और ये 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना किया तो ये आ जाएगा 49, 7 से 49 और गुना 2 98, ये 98 आ गया। अब देखिए ये जो है ये 7 और 7 दोनों है, तो ये 14 हो जा रहा है। 14 गुना ये ऊंचाई इसका 7 है, तो 14 गुना 7 ये आयताकार है। और 2 होगा, एक ये है, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो ये 2 होगा, तो यानी कि ये भी 2 से गुना करिए, तो 14 दूना 28 और 28 सते 28 सते यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 28 × 7, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 7 दूना 14 और 5 19, 196। ठीक है, 196 आ गया। अब जो है हम लोग ऊपर और नीचे का कर लेते हैं। तो ऊपर का देखिए ये 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर 14 हो गया, और ये एक 7 इसका चौड़ाई हो गया। तो फिर यही वाला 14 गुने 7 है ना, क्योंकि ये भी आयताकार है ये वाला। ठीक है, ये भी आयताकार है। मैं इसको कलर कोड करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ कि कौन सा बात कर रहे हैं। तो ये वाला है, ये देखिए पीला कलर वाला, ऐसा 2 बनेगा पृष्ठ ऊपर और नीचे। तो इसको भी हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 196। अब ये तीनों को जोड़ेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 6 14, 14 6 20, उसके बाद फिर 9 9 18, 9 3 27, 27 और 2 29, और 1 1 2 और 2 और 2 4, 490 सेंटीमीटर वर्ग का, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, और इसको ऐसे पढ़ा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि √2 बड़ा है कि √3 बड़ा है, कि ये 1/√2 बड़ा है कि 1/√3 बड़ा है। ठीक है, तो इसमें, हाँ सॉरी, बड़ा नहीं छोटा बोला जा रहा है कि सबसे छोटा कौन सा होगा। तो देखिए √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414, ये याद रखिएगा तो बहुत फायदा रहेगा। √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू हमको पता है और यही नीचे में लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये दोनों तो इससे छोटा है, ये √3 जो है वो बड़ा है, √2 जो है वो छोटा है। अब जो है अगर बड़ा, नीचे अगर बड़ा अगर होगा, मान लीजिए कि 1/2 और 1/4 करते हैं, तो कौन सा बड़ा होगा इसमें से। तो ये छोटा है, तो छोटा से अगर भागा देंगे, अगर एक को 2 जगह भाग बांटना है तो हो जाएगा आधा आधा, यानी कि 0.5 और 0.5, है ना। और एक को अगर 4 जगह पे बांटना है तो वो कितना हो जाएगा, 0.25, 0.025, 0.25 और 0.25 हो गया। ठीक है, तो ये 4 हिस्से में बटेगा तो ज़्यादा, यानी कि जो नीचे वाला अगर बड़ा होते जाएगा तो ये पूरा वैल्यू जो है वो छोटा होते जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए ये छोटा है, 1/2 √2 जो है √2 छोटा है और √3 बड़ा है, तो 1 के नीचे में अगर आता है तो ये वाला जो है वो और छोटा होता चला जाता है, तो 1/√3 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर ये इसके बाद फिर मैं आपको सेक्शन बी का अलग से वीडियो डाल दूंगा, आपको समझने में आसानी होगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर आपको बनाने आ जाता है तो आपको आगे भी इसमें और भी क्वेश्चन होंगे जो इसी तरीका का है और जो ज़्यादा नंबर का आ रहा है, ठीक। तो आपको आसानी होगा बनाने में अगर आप ये वाला चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो ये कोशिश करेंगे आप कि पहले बना लें और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो इसको एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझना है, उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में ही बता दूंगा कि कैसे उसको करना है सॉल्व। ओके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।